नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सीमा पर गोलीबारी को लेकर सख्त भारत पाकिस्तान से जताई आपत्ति। केंद्र सरकार ने आपात बैठक कर हालात का लिया जायजा। ड्रोन मार गिराने के पाकिस्तान के दावे को बताया गलत। मॉनसून सत्र की तैयारियों में जुटी सरकार। संसदीय कार्य मंत्री ने की सभी मंत्रालयों के साथ बैठक। सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने पर चर्चा। 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले। स्विस चैलेंज ठेके के जरिए 400 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। कंपोजिट एफडीआई कैप को मंजूरी। जातिगत जनगणना के लिए पनघड़िया कमेटी। व्यापम घोटाले में सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील। एसआईटी चार्जशीट दाखिल करना रखे जारी। कांग्रेस का मध्य प्रदेश बंद। शिवराज के इस्तीफे पर बढ़ाया दबाव। और 160 परिवर्तन रथों के साथ बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू। अमित शाह का बिहार में 185 सीटों पर जीत का दावा। लालू ने खर्च पर उठाए सवाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में 185 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने पटना में 160 परिवर्तन रथों को हरी झंडी दिखाकर बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि रथ बिहार में परिवर्तन की बयार लाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को पटना में जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक से लैस परिवर्तन रथों को रवाना कर बिहार के चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने नीतीश लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर ही बिहार में वास्तविक रूप से सुशासन का सपना पूरा हो पाएगा। जिस बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जिस बिहार ने जयप्रकाश नारायण, जिस बिहार ने जगजीवन राम दिए, जिस बिहार ने महावीर बुद्ध दिए, जिस बिहार ने अशोक और चंद्रगुप्त दिए, वो बिहार को लालू जी के शासन में पूरे देश में बदनाम बना। और आप बताइए, नीतीश जी और लालू जी अगर साथ में आते हैं तो फिर से जंगल राज आएगा या नहीं आएगा? बीजेपी इन रथों के जरिए गांव-गांव में जाकर 100 दिनों में 1 लाख चुनावी सभाएं करेगी। हालांकि एनडीए गठबंधन के बाकी नेताओं रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तस्वीरों को भी रथ में जगह दी गई है। बीजेपी के परिवर्तन रथ पर लालू नीतीश ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। बिहार का तो परिवर्तन हुआ, बिहार तो बहुत आगे जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि आगे जो बढ़ रहा है इसको बदल दो, बिहार को फिर पीछे ठेल दो। परिवर्तन का मतलब तो यही है ना। एक बस का दाम है 30-30 करोड़। ये रुपया कहाँ से आया? उसमें सारा सुविधा का अंदर खेला है, नहीं समझे? ये अभी जोड़ो पैसा कहाँ से आया, हम लोग पकड़ेंगे। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। चुनावी बिसात में वर्षों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी लालू और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन को कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों का भी साथ है। दूसरी ओर बीजेपी, एलजेपी और रालोसपा के साथ मिलकर नीतीश के सुशासन के दावे को बेनकाब करने का दावा कर रही है। बीजेपी को अपने बिहार मिशन के तहत जेडीयू से निष्कासित जीतन राम मांझी और आरजेडी से निष्कासित पप्पू यादव का भी साथ मिलते दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बिहार में चुनाव प्रचार की जो शुरुआत हुई है, बीजेपी के इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी मौजूद हैं। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है, चुनाव रथ एक बार फिर से आपका ट्रायल टेस्टेड जो एक वेपन है उसी के सहारे, या कुछ और नई रणनीति भी होगी अब? देखिए कविन जी, हम लोगों ने अभी 150 से अधिक हमने रथ शुरू किए हैं और वहाँ पर ये जो रथ है कविन जी, ये इको कर रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा इको कर रही है। जी, मैं कोशिश करूंगा आप कंटिन्यू करें कि आपकी आवाज़ आपको वापस ना आए। हाँ कविन जी, देखिए हमने 150 से अधिक हमने रथ शुरू किए हैं और ये जो रथ है ये एक इंटीरियर इलाकों में जाएंगे, हमारी हर विधानसभा में जाएंगे और आम जनमानस को, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो हम लोग जिस प्रकार का बिहार चाहते हैं, बिहार में लोग आशंकित हैं। आज दोबारा से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के कॉम्बिनेशन से लोगों ने इस
लालू प्रसाद यादव जी के शासन को देखा है और उससे डरे हुए हैं और आशंकाओं में घिरे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों को हम जाके बताएंगे कि भाई जब जब हम सरकार में थे हमने कैसा शासन किया था और नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से सत्ता लोलुपता में और प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशों के बीच में किस प्रकार से हमको धोखा दिया और बिहार की जनता को धोखा दिया। तो निश्चित तौर पर जनता को जाके बताएंगे और ये रथ हमारे माध्यम रहेंगे। लेकिन अनिल, जब जनता ये पूछेगी कि जो विपक्षी खेमा है उसने मुख्यमंत्री के नाम के चेहरे का ऐलान कर रखा है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आपकी ओर से चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। देखिए कविन जी, मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा तरीके से सोचने की आवश्यकता है। अभी देखिए महाराष्ट्र के अंदर कभी लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, जितने चुनाव हुए हम लोग जिस तरीके से चुनाव लड़े कभी ऐसी समस्या नहीं आई और हम लगातार जीतते रहे हैं। तो मुझको नहीं लगता कि आम जनता में कोई इसमें दुविधा की बात है। भारतीय जनता पार्टी का शासन, भारतीय जनता पार्टी देखिए हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आएगी। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है और उसके बाद जो वहाँ पर हम लोग एक अच्छा सरकार, एक अच्छा मुख्यमंत्री बिहार को देंगे। लेकिन लालू यादव जैसे नेता सीधे आरोप लगा रहे हैं अनिल कि आप लोगों ने जो प्रचार अभियान की शुरुआत की है उसमें पैसा, एक ऐसा आरोप है जिस पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप पैसा बहा रहे हैं या बहाने की कोशिश होगी। शुरुआत जो उन्होंने की है वो बहुत ही तेज़ है, क्या जवाब होगा? देखिए कविन जी, लालू प्रसाद जी की बातों को ना ही देश के अंदर कोई गंभीरता से लेता है, ना ही बिहार के अंदर कोई गंभीरता से लेता है, इसलिए उनकी हर बात का जवाब देना आवश्यकता नहीं। बहुत सिंपल रथ हैं, हम लोग कोई बहुत खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग आम पार्टी है एकदम। वहाँ पर हम वहाँ पर जिस तरह से आम जनता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों को अपने मुद्दों को जाके बता रहे हैं। लालू प्रसाद जी हताशा में डरे हुए हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा से वहां सरकार बनाने की हालत ना बना ले, इसलिए इस तरह के उल जलूल करते रहेंगे। हम उनके किसी आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। आपकी पार्टी की ओर से दावा किया गया 180 सीटों के आसपास जीतने का अनिल, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में आप लोगों ने बिहार में साथी बढ़ाए हैं या फिर उन साथियों को जो कहीं लालू या नीतीश खेमे के साथ हुआ करते थे उनको अपनी तरफ जोड़ा है, ये दिखाता है कि लड़ाई मुश्किल में है। नहीं देखिए कविन जी, बिहार के अंदर मैं आपको ये वास्तविकता बता रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और हम लोग एकदम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, आप अगर पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड देखेंगे, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और लोकसभा चुनाव में तो हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था। पिछले विधानसभा में देखेंगे तब भी हमारा जेडीयू से भी अच्छा सक्सेस रेट है, इसलिए हमको चिंता नहीं है। हम बहुत सारी सीटों पे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और लोग उत्सुक हैं हमको वोट देने के लिए। तो मुझको नहीं लगता वहाँ बिहार में हमको जीत के लिए कोई परेशानी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी आराम से कंफर्टेबल मेजॉरिटी प्राप्त करने वाली है। एजेंडा इस बार जो आप वोट मांग रहे हैं उसमें केंद्र की नीतियों का आप तक के कामकाज पर होगा या फिर बिहार को लेकर कोई एक स्पेशल ड्रीम आप दिखाएंगे वहां की जनता को? देखिए कविन जी, निश्चित तौर पे केंद्र में हमारी सरकार और सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी एक ऐसा इस प्रकार से काम कर रहे हैं, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार है, हम केंद्र की सरकार के कामकाज बताएंगे। लेकिन देखिए राज्य का चुनाव है, मैंडेट राज्य के चुनाव को लेकर होगा और यहाँ बिहार की सरकार ने जिस प्रकार से बिहार की जनता ने लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था और 5 साल के अंदर ही वापस उनको शामिल कर लिया गया, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने धोखाधड़ी की राजनीति की है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे बिहार की जनता। और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जनता है, निश्चित तौर पे हमारी चीज़ों को समझ रही है, हमारी बातों को समझ रही है और आप इंतजार कीजिए, बिहार के अंदर हम पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग लगातार जातिवादी राजनीति का विरोध करती रही आपकी पार्टी, लेकिन बिहार में जिस तरीके की राजनीति होती रही है उस बार भी जातिवाद का नारा सबसे ऊपर दिखता है और ऐसे में आप भी उससे दूर नहीं हैं। कविन जी, आप इतिहास उठा लीजिए, हमारी पार्टी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति की नहीं और हम कभी भी किसी, अगर आपको प्रधानमंत्री जी के कुछ दिन पूर्व का भाषण याद होगा तो भैया कुछ दिन तो ये राजनीति, कुछ कभी तो जातिवाद को छोड़िए, इस तरह की बात खुद प्रधानमंत्री जी कहते रहे, हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए बिहार के अंदर जरूरी समझने की कविन जी आवश्यकता है कि कौन जातिवाद की राजनीति कर रहा है, कौन महादलित को मुख्यमंत्री बनाता है। और जब महादलित अपनी
सत्ता चलाने लगते हैं तो तब कैसे उनको पद से हटाया जाता है? कौन इस तरह की राजनीति कर रहा है? बिहार की जनता जानती है कि जातिवाद की राजनीति कौन करता है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों के दोनों जातिवाद की राजनीति करते हैं। दोनों की दोनों कभी सही मुद्दों को ठीक दिशा में रखने की ओर प्रयास नहीं, केवल जातिवाद की ओर रखते हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है अनिल कि जिन लोगों के साथ आपने गठबंधन किया है, जिनको आपने शामिल किया इस पूरे गठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर, उसमें बहुत सोच समझ कर पप्पू यादव हो, जीतन राम मांझी हो, ऐसे तमाम नाम सामने आते हैं। तो फिर ये कैसे इनकार कर सकती है पार्टी कि वो उससे दूर खड़ी हुई है? नहीं, देखिए कवि जी, एक इस वक्त वास्तविकता है कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर शासन चल रहा है, और आप बिलीव कीजिए नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू बने घूम रहे थे, लोगों को पता लग गया कि कुशासन बाबू हैं। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन को बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए हमने कुछ लोगों को जोड़ा है साथ में, और ये लोग निश्चित तौर पे बिहार को अच्छे शासन की ओर लेके जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद आगे दिखाएंगे प्लूटो की कुछ नई तस्वीरें। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे बोल, पहले की सहयोग की बात, फिर किया इनकार। रक्षा बजट में भी भारी इजाफा। देखिए RSTV विशेष बदलते बोल, आज शाम 7:30 बजे। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से जारी गोलीबारी पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन अगर गोलीबारी जारी रही तो माकूल जवाब भी दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराने के दावे को भी गलत बताया है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ने की घटनाओं पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को आज सुबह विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद थे। What is our position is very clear, which is we remain committed to steps that contribute to peace and tranquility on the border. But if there is unprovoked firing, if there is infiltration, if there is cross-border terrorism, there would be a response. पाकिस्तानी सेना ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर और आरसपुरा सेक्टर में फिर से भारी गोलीबारी की। पाकिस्तानी फायरिंग में एक भारतीय महिला की मौत हो गई, जबकि 2 फौजियों समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। बम तो काफी गिरे हैं, गिनती का कोई शुमार नहीं है, 20 की तो है जहां पर लोगों ने जगह देखे हैं। बाकी मसला ये है कि फायरिंग और फायर तो रात से हो रहा है, मगर सुबह से तो अभी खेतों पर लोग जा रहे थे तो ज्यादा फायर हुआ है। सेना ने भारतीय ड्रोन को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे का खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसका कोई ड्रोन क्रैश नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आज भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। इधर भारतीय सेना ने कहा कि वो नियंत्रण रेखा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। The surveillance grid is in place and we are fully alert and geared up for any kind of eventuality. Indian Army will deal with any kind of eventuality which takes place on the LOC. हाल ही में दोनों देशों के बीच रूस के उफा शहर में बातचीत के जरिए सभी विवादों को सुलझाने पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच तय हुआ था कि दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। It was obvious that the Pakistani military establishment has vetoed the joint statement. And now the Pakistani military establishment is sending a very clear signal by the firing which is going on
on the international border and the line of control. सीमा पर बढ़ता तनाव और संघर्ष विराम की घटनाओं से साफ है कि पाकिस्तान में शांति कायम करने को लेकर एक राय नहीं है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े लोग सीमा पर लगातार तनाव बनाए रखना चाहते हैं। उफा की बैठक भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच थी, जिसके नतीजे काफ़ी सकारात्मक थे। लेकिन 4 दिन के अंदर चीज़ें इतनी उल्टी और नकारात्मक कैसे हो गई, इसका जवाब पाकिस्तान को ढूंढना है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। सरकार 400 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए स्विस चैलेंज मेथड की प्रक्रिया अपनाएगी। कैबिनेट की बैठक ने आज इसको मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने जातीय जनसंख्या के आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में समिति बनाने का भी ऐलान किया। सरकार 400 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने जा रही है। इसके लिए स्विस चैलेंज मेथड के तरीके से टेंडरिंग की योजना है। इसमें स्टेशनों के विकास के प्रस्ताव को इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा। दूसरे लोग इससे बेहतर विकल्प और सुझाव दे सकेंगे। एक्सपर्ट कमेटी होगी जो बेस्ट प्रपोजल को स्वीकार करेगी और सार्वजनिक देगी, और जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसको एक मौका मिलेगा कि उस प्रपोजल को स्वीकार करने का, इफ इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑन हिज प्रपोजल। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने का फैसला किया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी, और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी, इसको सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कंपोजिट एफडीआई कैप को मंजूरी दे दी गई। इसमें अलग अलग सेक्टरों में एफडीआई, एफआईआई और निवेश के दूसरे तरीकों को एक दायरे में लाया गया है। सरकार ने नए ई कोड बनाने, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के अलावा निरसन और संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी। सीसीईए की बैठक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को 6 लेन बनाने को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा 7 राज्यों में इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने को मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार मानसून सत्र की तैयारियों में जुट गई है और इसके तहत आज संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी मंत्रालयों के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल हुए। इसमें मानसून सत्र के दौरान सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। वेंकैया नायडू ने प्रस्तावित विधेयकों पर मंत्रालयों से पूरी तैयारी करने को कहा। कई मंत्रालयों से जुड़े अहम बिल अभी भी कानून मंत्रालय या फिर विधायी विभाग के पास लंबित हैं। इन मंत्रालयों को तेजी से इन बिलों पर काम करने को कहा गया। इस बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और मानसून का सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। 20 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग रखी गई है और जिसमें कि हमें पूरा विश्वास है कि सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के जो देश के विकास, गरीबों के विकास और गरीबों के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पे किसी भी तरह का कोई भी रोड़ा अटकाएगा तो उसके साथ नहीं होंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन की पदयात्रा के कार्यक्रम में आज राजस्थान में किसानों से मिले। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पदयात्रा के दौरान हनुमानगढ़ पहुंचे राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गरीब और किसानों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान की भी सरकार पर करप्शन के आरोप लगाए। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान राहुल किसानों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कार्यक्रम किया था। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान में नहीं, बाकी हिंदुस्तान में बीजेपी से, एनडीए सरकार से लड़ेगी और हम उनको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच आगे बढ़ने नहीं देंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम और बच्चों में कुपोषण की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित गुजरात बच्चों के टीकाकरण के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने 2013-14 में हुए टीकाकरण पर सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। इसके मुताबिक गुजरात में 56% बच्चों का ही संपूर्ण टीकाकरण हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 65% है।
कांग्रेस ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 29 राज्यों में गुजरात का 21वां स्थान है और सरकार जानबूझकर इस सर्वे को सार्वजनिक नहीं कर रही। सरकारी सर्वेक्षण को जबरदस्ती प्रधानमंत्री ने दबा कर रखा है, क्योंकि ये सर्वेक्षण गुजरात को एक सकारात्मक ढंग से दिखाता नहीं है। औपचारिक तौर से ये सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाए। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी नकारात्मक सोच से ग्रस्त है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो कोयले की कालिक लगी हुई है उसको झूठ और कीचड़ उछालने की राजनीति से वो साफ करना चाहते हैं। दिल्ली में वैट की दरों में बढ़ोतरी के चलते महंगे हुए पेट्रोल डीजल पर विपक्षी दल अब केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। इन दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की है। उधर आम आदमी पार्टी ने वैट में बढ़ोतरी को जायज बताया और दलील दी है कि दिल्ली में तेल की कीमतें देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हैं। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए बच जाते भ्रष्टाचार के, तो सरकार पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी। और अगर 70,000 करोड़ का टैक्स माफ हो जाता तो प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते। अरविंद केजरीवाल का ये बयान तब का है जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 2 रुपए तो घटे, लेकिन दिल्ली की जनता को इसका फायदा नहीं मिला। दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल में पेट्रोल पर वैट की दर 20 से 25% बढ़ाई थी, जबकि डीजल में वैट 12.5 से बढ़ाकर 16.6 कर दिया गया था। केजरीवाल सरकार इस फैसले से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस ने वैट बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और वैट की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। वो कहते हैं कि बाकी राज्यों ने बढ़ाया तो इसलिए हमने बढ़ाया। बाकी राज्यों से क्यों तुलना कर रहे हैं आप? दिल्ली के लोगों को महंगाई देना, क्या आपने दिल्ली के लोगों से रायशुमारी की थी कि इस वैट को बढ़ा दीजिए? आप बेईमानी कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड में, पूरा कंट्री में पेट्रोल का, डीजल का दाम गिर रहे हैं, कम रहे हैं, उसी टाइम दिल्ली में बढ़ रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का पॉलिसी। दिल्ली में वैट में इजाफे के बाद पेट्रोल के दाम 2.78 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 1.83 रुपए बढ़ गए हैं। हालांकि एनडीए शासित प्रदेशों हरियाणा और पंजाब ने भी तेल पर वैट की दरें बढ़ाई हैं। आम आदमी पार्टी ने वैट में बढ़ोतरी को जायज ठहराया है। वैट का कोई भार और बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ा है। आज की तारीख में दिल्ली में डीजल परसों के मुकाबले 50 पैसे सस्ता है। आज दिल्ली में पेट्रोल अभी भी आसपास राज्यों के मुकाबले पेट्रोल की कीमत कम है। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में वैट अमेंडमेंट बिल 2015 पेश कर करीब दर्जन भर वस्तुओं पर वैट की दर 20 से बढ़ाकर 30% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार अपने स्तर पर वैट के जरिए जब चाहे दाम बढ़ा सकती है। वैट बढ़ने से दिल्ली में जिन चीजों के दाम बढ़ेंगे उनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसी वस्तुएं शामिल हैं। अनु दीवान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें व्यापम मामले में एसआईटी को आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रखने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े डीमैट दाखिलों की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को आज नोटिस जारी किया। उधर कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश बंद रखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग की। व्यापम मामले से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। जांच एजेंसी की अपील है कि मामले की जांच करने वाली एसआईटी से 185 मामलों के हस्तांतरण में समय लगेगा, इसलिए एसआईटी को उन मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने दिया जाए जिनकी जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर नहीं हो पाने के आधार पर आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। वहीं व्यापम मामले से जुड़ी एक और जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा मॉनिटर करे कि चीजें सही तरीके से चल रही हैं। ऐसे जिस आदमी पर एक तरीके से संदेह है, ऐसे व्यक्ति को ताबड़तोड़ नियुक्ति देना और उसको। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छूट जाते हैं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट से प्लूटो की जारी की गई कुछ नई तस्वीरों के साथ।